बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा, ईपीएस को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। ईपीएस की कंप्लीशन की बात करते हैं। कंप्लीशन की बात ठीक हो गया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईपीएस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। प्लस ईपीएस में कुछ थ्योरेटिकल बातें वो डिस्कस करेंगे और फिर 3 होमवर्क मिलेंगे आपको। अच्छा बेटा, जहाँ जो होमवर्क मिले आपसे ये बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, आपने फ़ौरन होमवर्क करना है अगले आईएएस पे जाने से पहले, क्योंकि अभी तो शायद आपको इतना फील ना हो, लेकिन कोई अचानक से इतने ज़्यादा वीडियोस पेंडिंग हो जाती हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप साथ साथ चलें टीचर के, तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। देखते हैं जी व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सॉरी यार, अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएं तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, इसे देखते हैं। वो कह रहा है बट डाइल्यूटेड ईपीएस बता दो। बर्डवेल हैड 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। 10 मिलियन को मैं 10,000 कहना चाह रहा हूँ। Throughout 30 June this, on 1st July 2, it had issued 2 million 6% convertible loan stock. So start of the year उसने 2 million 6% convertible loan stock issue किया, each $5 loan stock convertible into 4 ordinary shares. एक $5 वाला लोन स्टॉक 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा ऑन जुलाई 6 एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। ओके सर, उन्होंने प्रॉफिट बता दिया 1850। प्लीज़ पहले तो आप वेटेड एवरेज शेयर्स देखें। हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं बेटा वो 10,000 है। इसमें आप ऐड कर दें शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन, शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन। $2 मिलियन हैं। $2 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दें। हम 3 0 इग्नोर कर रहे हैं इसलिए मैंने 2000 लिखा है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें और $5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होंगे अगेंस्ट $5। तो 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, तो ये 1600 आता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो 10,000 है। शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन आपके पास 1600 आएंगे और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स हम दे रहे हैं अगेंस्ट $5 लोन नोट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, $5 से डिवाइड कर दिया। जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और लोन नोट जितने डॉलर वालों के अगेंस्ट इशू करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। अब एक और चीज़, अगर कन्वर्टेबल लोन नोट वाकई ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि रिकॉल करें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आज ही अगर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएं तो हमारा ईपीएस क्या होगा, उसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। अगर कन्वर्टेबल लोन नोट ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे अब कन्वर्टेबल लोन नोट पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे इसका मतलब लॉजिकली इंटरेस्ट सेव होगा, इंटरेस्ट सेव होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी, टैक्स भी बढ़ेगा। ऑल वी नीड इज के जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लोन नोट। और इंटरेस्ट सेविंग भी कौन सी, पोस्ट टैक्स। सर एक चीज़ पता है मुझे और आपको बहुत अच्छे से, सेक्शन ए और बी में हमें एक्सेल की कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ सी में चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लें भाई, दैट इज 1850। इसमें ऐड कर देंगे सिंपली पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। ठीक है जी, 2000
3 जीरो इग्नोर कर रहे हैं, का 6% लेंगे। यहाँ देखिए आप 2000 का 6% लेंगे तो अल्लाह माफ़ करे इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको 1 माइनस टैक्स करेंगे। टैक्स का रेट 30% है। अब देखिए इस तरह का काम आप पहले भी कर चुके हैं, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। 2000 का 6% लिया, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, 84। तो लॉजिकली आपका रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1934। तो बेटा 1934 को 11600 से डिवाइड करें तो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। 1934 को 11600 से डिवाइड करें, आंसर इसने किस में दिया है? डॉलर्स में दिया, दैट इज ग्रेट। अगर एग्जैक्ट आंसर ना है तो नियरेस्ट चॉइस पे जाते हैं, $0.1667 आ रहा है। देखते हैं नियरेस्ट चॉइस क्या है। सो नियरेस्ट चॉइस इज दिस। खुदा के लिए 17 नियरेस्ट नहीं है, 0.1667 के नियरेस्ट क्या होना चाहिए? 0.167। 0.17 इज नॉट द नियरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एट 30 सितंबर 2 अ ट्रायल बैलेंस ऑफ कार्वेन इंक्लूड्स द फॉलोइंग बैलेंसेस। उसने ट्रायल बैलेंस के कुछ बैलेंसेस बता रहे हैं जी। शेयर कैपिटल बता रहे हैं 50,000। याद रखिएगा पार वैल्यू कितनी? पार वैल्यू 20,000। शेयर प्रीमियम 15,000। कैवरन हैज अकाउंटेड फॉर अ फुल्ली सब्सक्राइब राइट इशू। सर राइट इशू सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि पैसा आ चुका है। ऑफ इक्विटी शेयर्स मेड ऑन 1 अप्रैल X2। ओके। 1 new share for every 4 in issue at 42 cents each. This was the only share in issue made during the year. सर इस साल इन्होंने राइट इशू किया है जो कि फुली सब्सक्राइब हो गया। अब प्लीज सुनिएगा, आपने जितने भी राइट इशू किए उसको मैं पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर कैपिटल आएगा, और उससे ओवर एंड अबव जो होगा शेयर प्रीमियम होगा। अब ये चाहता क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं व्हाट वर द बैलेंसेस ऑन द शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट्स 30 सितंबर 1। सर आपके एग्जामिनर ने आपको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, और आपका एग्जामिनर आपसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के ओपनिंग बैलेंसेस मांग रहा है। रिपीट, आपका एग्जामिनर आपको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के क्लोजिंग बैलेंसेस दे रहा है, और वो आपसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के ओपनिंग बैलेंसेस मांग रहा है। कोई बात नहीं, कर लेते। ये क्लियर कर लीजिएगा, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस। इन क्लोजिंग बैलेंसेस में से अगर मैं माइनस कर दूंगा कितना शेयर कैपिटल राइट इशू की वजह से इंक्रीज हुआ और कितना शेयर प्रीमियम राइट इशू की वजह से इंक्रीज हुआ है, वो लेस कर दूं तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस मिल जाएंगे। रिपीट, आई हैव बीन गिवन क्लोजिंग बैलेंसेस, और मेरा एग्जामिनर कह रहा है भाई मुझे ओपनिंग बैलेंसेस निकाल के दो। हुआ क्या होगा पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज देखिएगा। एक्चुअली मैंने ये लिखा, चले प्रॉपर लिख लेते हैं तरीके से। क्वेश्चन नंबर कौन सा समझा रहा हूँ भाई? 17। व्हाइट बोर्ड हमारा बड़ा ज़बरदस्त है जी, मैं चले यहाँ ले देता हूँ 17। ओपनिंग बैलेंसेस हमें नहीं पता, जो कि 30 सितंबर 2001 के, वी डोंट नो। राइट इशू हो चुका है, बिल्कुल सर। राइट इशू के बाद क्लोजिंग बैलेंस वो दे रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है शेयर कैपिटल $50,000 और शेयर प्रीमियम दे रहा है $15,000।
लॉजिकली जो आपका ओपनिंग बैलेंस है इस साल जो आपने राइट इशू किया है, जितने भी नंबर ऑफ राइट शेयर्स हैं उसको आपने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल बड़ा होगा। सॉरी यार, पार वैल्यू से जितना भी ओवर एंड अबव है विच इज 22 सेंट्स, जो भी राइट शेयर्स आपने किए उसको 22 सेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इस साल शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ होगा। बस एक चीज पता चल जाए, सिर्फ एक, कि यार राइट शेयर्स कितने हैं। अगर मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि राइट शेयर्स कितने हैं तो मैं बहुत आराम से ओपनिंग बैलेंसेस निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ प्लीज़ देखिएगा। ओपनिंग के अंदर राइट इशू की वजह से जो शेयर कैपिटल आया है वो ओपनिंग में ऐड हुआ होगा। राइट इशू की वजह से जो शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है वो ओपनिंग में ऐड हुआ होगा। अब मुझे क्लोजिंग गिवन है तो मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ से लेस करूँगा राइट इशू का इफेक्ट। राइट इशू की वजह से जो शेयर कैपिटल में इंक्रीज है वो माइनस कर दूंगा, तो लॉजिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो हमसे मांग रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस बड़े आराम से आ जाएंगे अगर बस एक चीज़ पता चल जाए, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स हमने किए हैं इशू, पता लग जाएंगे। बता रहा हूँ कैसे, बहुत आसान है। आप देखें ये 50,000 शेयर कैपिटल है, पार वैल्यू $0.2 है। अगर मैं 50,000 को 0.2 से डिवाइड करूँ, 20 सेंट्स को $0.2 लिख सकते हैं। अगर हम 50,000 को 0.2 से डिवाइड कर दें तो 2.5 लाख शेयर्स आते हैं। रिपीट, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। 50,000 क्लोजिंग शेयर कैपिटल है, उसको पार वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2.5 लाख। ओके, बस मुझे इतना मालूम करना है क्या राइट शेयर्स कितने हैं। राइट शेयर्स पता लग गया तो काम बन जाएगा। राइट शेयर्स मालूम किए जा सकते हैं। यहाँ देखो, वन न्यू शेयर फॉर एवरी 4 जागते रहेगा। सर राइट का रेशो है 1:4। हम एक राइट देंगे 4 शेयर्स के अगेंस्ट। हम एक राइट देंगे 4 शेयर्स के अगेंस्ट, और वो राइट इशू हो चुका है, उसको आपने रिकॉर्ड भी कर लिया है। इसका मतलब कुछ ये हुआ, प्लीज जरा देखते रहिएगा। ये राइट इशू हो चुका है 1:4 और उसको आप रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। लॉजिकली जहां एग्जिस्टिंग पहले 4 शेयर थे, एक राइट मिलने की वजह से अब टोटल शेयर्स कितने होंगे, 5। जहां एग्जिस्टिंग देखे ना, पहले जिसके पास 4 शेयर्स थे राइट इशू के बाद, अब उसके बाद कितने शेयर्स हो चुके हैं, 5। अगर मैं ज़रा सी परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो जो आपने राइट शेयर किया है, अगर आप देखें जो आपने राइट इशू किया है, 4 शेयर्स के अगेंस्ट आपने एक राइट दिया है, तो लॉजिकली अब जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेसिकली कितने हैं, 5। मतलब जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे अब उसके पास बेसिकली कितने हो गए, उसके पास हो गए 5। इसको अगर मैं ज़रा सा परसेंटेज में बताऊं ताकि आपको मसला ना हो, सो 1:4 का मतलब है कि जो राइट इशू आपने किया 25%। कैसे बताया 25%, 1 को 4 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट शेयर्स हुए 25%। अगर राइट शेयर्स वाकई 25% है तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, राइट इशू के बाद सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके 125% है। रिपीट, राइट इशू के बाद अगर राइट शेयर्स 25% है
तो मेरे भाई राइट इशू के बाद टोटल शेयर्स कितने हैं? 125%। अगर राइट इशू के बाद टोटल शेयर्स 125 हैं राइट इशू के बाद, तो राइट से पहले कितने होंगे? 100%। तो बात बन जाएगी, देखिएगा। यहाँ ले लेते हैं भाई। सही, ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं राइट इशू के बाद है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 125 से डिवाइड कर दूँ, मैं बस वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो राइट से पहले हैं, जो कि 2 लाख है। अगर राइट से पहले 2 लाख थे तो फिर राइट इशू आपने कितने किए? 50,000। आप चेक कर लें, आप 2 लाख को 1/4 कर दें तो 50,000 ही आएगा। तो जो राइट इशू किया आपने ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 किया है और राइट इशू की प्राइस है 42 सेंट्स, यानी कि $0.42। 50,000 को $0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल आएगा, और $0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम आएगा। इस साल आपने 50,000 राइट शेयर्स किए इशू। अगर हम 50,000 को $0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो शेयर कैपिटल आएगा जो इस साल राइट इशू की वजह से इंक्रीज हुआ है, विच इज आई बिलीव 10,000। और अगर 50 को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 11। ये शेयर कैपिटल है जी, ये शेयर प्रीमियम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास राइट इशू के बाद जो 2.5 लाख शेयर्स हैं बेसिकली वो 125% को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 125% को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो राइट इशू आपने किए हैं वो 25% है। जो राइट शेयर्स हमने किए अगर वो 25% है तो राइट के बाद टोटल शेयर्स कितने होंगे? 125%। राइट से पहले कितने शेयर्स थे? 100%। 2.5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया, 125 से डिवाइड किया, तो राइट से पहले मेंबर शेयर्स आ गए 2 लाख। उन 2 लाख को 1/4 करूँगा तो राइट शेयर्स आ जाएंगे 50,000। इस साल लॉजिकली आपने 50,000 राइट शेयर्स इशू किए, उससे अगर मैं शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वो शेयर कैपिटल आ जाएगा जो इस साल राइट इशू के होने से इंक्रीज़ हुआ है। और 50,000 को मैं 0.22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वो शेयर प्रीमियम आ जाएगा जो इस साल राइट इशू की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। इस शेयर कैपिटल को क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करूँगा तो ओपनिंग आ जाएगा, इस शेयर प्रीमियम को क्लोजिंग में से माइनस करूँगा तो ओपनिंग आ जाएगा। इसे माइनस कर दें तो सर आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं 40 और 4,000 ढूंढे भाई, चॉइस 40 and 4। जी, B is the answer. 40 and 4, the answer is B. It's a really good question. Question number 18. पढ़ते हैं जी, क्या कह रहा है वो? Aqua has correctly calculated basic EPS. So basic EPS इन्होंने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया for the year. Which of the following item need to be additionally considered when calculating diluted EPS for Aqua for the year? देखें वो कह रहा है मैंने बेसिक EPS बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। मैंने बेसिक EPS बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, ठीक हो गया। वो कह रहा है डाइल्यूटेड EPS जब कैलकुलेट करेंगे तो एडिशनली क्या क्या कंसीडर होगा। याद रखिएगा, डाइल्यूटेड EPS निकालते हुए हम तमाम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसीडर करते हैं। डाइल्यूटेड EPS निकालते हुए एडिशनली जो हम कंसीडर करते हैं वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसीडर करते हैं एडिशनली। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर एक ऐसा ऑर्डिनरी शेयर है जो आज ऑर्डिनरी नहीं लेकिन ऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करते हुए व्हाट डू वी डू, हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, पढ़ते हैं। पहले में कह रहा है 1 for 5 राइट शेयर्स, बस यहाँ रुक जाए। सर राइट शेयर्स का इम्पैक्ट बेसिक EPS में आता है, डाइल्यूटेड में नहीं आता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 1 कैन नॉट बी एन आंसर। अच्छा, अगर 1 आंसर नहीं हो सकता, चॉइस एलिमिनेशन में जाए तो A कैन नॉट बी आंसर, B कैन नॉट बी आंसर, क्योंकि राइट शेयर्स का इम्पैक्ट बेसिक EPS में आता है, डाइल्यूटेड में एडिशनली क्या लेना है वो बताना है। राइट शेयर्स ऑलरेडी बेसिक में आ चुके हैं। 2 बने,
दे इशू ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्टेबल टू इक्विटी होल्डर, ये डायल्यूटेड ईपीएस में आएगा। कन्वर्टेबल लोन नोट एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होता है जो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो एडिशनली कन्वर्टेबल बॉन्ड आएंगे और बढ़े। द ग्रांटिंग ड्यूरिंग द डायरेक्टर शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल इन 3 years, सो ये भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। शेयर ऑप्शंस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिन्हें एडिशनली डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हुए कंसीडर करते हैं। इक्विटी शेयर्स इशूड ड्यूरिंग देयर एज अ परचेज कंसिडरेशन, ये नहीं आएगा सर। आप किसी सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए अगर शेयर्स इशू करते हैं तो बेसिक ईपीएस में उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, एडिशनली उसका कोई इम्पैक्ट डायल्यूटेड ईपीएस में नहीं आएगा सर। डायल्यूटेड में जो एडिशनली इम्पैक्ट आता है वो बेसिकली पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का आता है। 2 और 3 सही है, इसका मतलब है सी मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। Many commentators believe that the trend in EPS is a more reliable indicator of underlying performance than trend of the net profit. जी ये बिल्कुल सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। वो कह रहा है EPS का ट्रेंड बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। Which of the following statement supports this view? Net profit can be manipulated by the choice of accounting policy, but EPS cannot be manipulated. सही है गलत है बेटा? अगर नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है तो ईपीएस भी मैनिपुलेट हो सकता है। सेकंड देखते, ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश वेयरएज द नेट प्रॉफिट डज नॉट। सो दैट मेक्स सेंस। पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए लिखा हुआ क्या है। वो कह रहा है जब आप ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ना, ईपीएस, तो ईपीएस इस चीज को भी कंसीडर करता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश पे जो शेयर्स इशू करके जो कैश रेस किया है, उस कैश के रेस करने से जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो ईपीएस इसको कंसीडर करता है। जाहिर सी बात है अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश इशू किया है, शेयर्स इशू किए हैं अगेंस्ट कैश, तो उसका इंपैक्ट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में आ रहा होता है। तो ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज। वो एडिशनल रिसोर्सेज क्या है? ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू करके जो पैसा रेस किया है, उस चीज को ईपीएस कंसीडर करता है। कैसे कंसीडर करता है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में वो तमाम शेयर्स आते हैं जो इस साल आपने इशू किए। 2 बिल्कुल सही है, वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। गलत सर, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट बीच में कहां से आ गया? डायल्यूटेड ईपीएस में तो सिंपली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को देखते हैं, अगर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, और एक किस्म की बिजनेस की डार्क साइड बताते हैं, ट्रेंड थोड़ी बता रहा था। द कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड व्हेन अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस। नो सर, पिछले साल का ईपीएस जब हम जो रीस्टेट करते हैं, रिकॉल करें, अगर आपने इस साल बोनस इशू किया है तो रीस्टेट करेंगे, इस साल अगर आपने राइट इशू किया है तो रीस्टेट करेंगे, दोनों किए तो भी प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट करेंगे। सर अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने की वजह से तो हम रीस्टेट नहीं कर रहे थे। वेयर चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ईपीएस को रीस्टेट करने की रीजन क्या थी? करंट ईयर में आपने जो बोनस इशू किया है तो अब रीस्टेट करेंगे प्रीवियस ईयर के ईपीएस को। करंट ईयर में आपने अगर राइट इशू किया है तो रीस्टेट करेंगे अब ईपीएस को। अच्छा, एक और मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी सी ईपीएस पे डिस्कशन करूँगा थ्योरेटिकली, और आपको एंड में हम 3 होमवर्क देंगे, होमवर्क 1, 2 और 3 ईपीएस के। प्लीज़ बेटा वो तीनों होमवर्क आपने करना है, ठीक है? बाकायदा आपको जो ईमेल मिल चुकी होगी, आई बिलीव, नहीं मिली तो आप एडमिन से मांग लें, या अगर आपके पास हमारी बुक की हार्ड कॉपी है तो उसमें भी लिखा होगा होमवर्क 1, होमवर्क 2 और होमवर्क 3। तीनों होमवर्क आपने करने हैं। मुझे एक चीज़ बतानी है सही, जो अगर ये भी पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स इशू ना करे बल्कि अपने शेयर्स बाय बैक कर ले। अगर कोई कंपनी शेयर्स बाय बैक करती है तो सर बाय बैक शेयर्स के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ट्रेजरी शेयर्स का। बाय बैक शेयर्स के लिए एक और अच्छा वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ट्रेजरी शेयर्स का। सवाल कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपने शेयर्स बाय बैक किए तो क्या होगा? सर मैंने आपकी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बाय बैक का किट में भी नहीं देखा।
लेकिन चले एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। देखते हैं APLC is having share capital 50,000, par value ले रहा हूँ $0.5 on 31st March. Share capital is on 31st March APLC bought back 10,000 shares. On 31st July 2020, company issued 50,000 shares. ईयर एंड जो है इनका वो दिसंबर 20 है। आपको सिंपली वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना, आपको सिंपली वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल लेते हो बस। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ओपनिंग शेयर्स 1 लाख आएंगे। अब देखिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए। आप मुझे बताएं, कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके शेयर्स बढ़ते हैं, तो मेरे भाई अगर कंपनी शेयर्स बाय बैक करेगी तो शेयर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है उसके शेयर्स बढ़ते हैं, तो मेरे भाई अगर कंपनी शेयर्स बाय बैक करेगी तो उसके शेयर्स कम हो जाएंगे। जिसके पास पहले 1 लाख शेयर्स हों, अगर वो 10,000 शेयर्स मार्केट से बाय बैक कर ले तो क्या मैं कह सकता हूँ अब उसके पास 90,000 शेयर्स होंगे। फिर कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर्स इशू किए। कंपनी के पास पहले 1 लाख शेयर्स थे, उन्होंने 10,000 बाय बैक कर लिए। 1 लाख थे, 10,000 बाय बैक कर लिए तो आप 90,000 पे आ जाओगे। फिर उन्होंने 50,000 शेयर्स इशू किए। सर आप बताएं, अगर किसी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, अगर वो 10,000 बाय बैक करेगा तो किस पे आ जाएगा? ऑब्वियसली 90 पे आ जाएगा। अब उन्होंने 50,000 शेयर्स इशू किए, 90 + 50 कितना हो जाएगा? 90 + 50 140। अब बेटा ज़रा मज़ीद तो कुछ भी नहीं है ना इसके अलावा, मंथ्स काउंट कर लेते। सो जनवरी के बाद जो पहली मरतबा शेयर्स बाय बैक किए वो मार्च में किए तो 3/12। सो मार्च के बाद अगले शेयर्स इशू किए जुलाई में। मार्च से जुलाई तक आई बिलीव 4 मंथ्स होते हैं, और जुलाई के बाद कुछ भी नहीं किया। 31 जुलाई से लेकर दिसंबर तक जाएंगे तो 5 महीने काउंट कर लें। 12 होना चाहिए, 3, 7, 5, 12। लेट अस यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं भाई। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, से आ रहे हैं 11333 वेटेड एवरेज शेयर्स। तो याद रखिए, अगर कंपनी शेयर्स बाय बैक कर रही है तो शेयर्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे, बस इतनी सी तो बात है। ओ भाई आज तक शेयर्स इशू हुए तो शेयर्स बढ़े थे। आज कंपनी अगर शेयर्स बाय बैक कर ली तो शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अब ईपीएस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरेटिकली, ताकि आपके दिल में कोई अरमान ना रहे कि थ्योरेटिकली अगर बात हो जाती है। आ जाओ बेटा उसमें बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकली अगर बात हो जाती है, just a minute। ये प्रिंट कर लेते हैं इसको।
थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अच्छा, इसकी डिस्कशन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ईपीएस। बेसिकली हम ईपीएस को परफॉर्मेंस मेजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ईपीएस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जी। एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है, विच इज़ पी रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो बेसिकली शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बताता है किसी भी कंपनी के ऊपर। तो यही कह रहा है, द ईपीएस फिगर इज यूज टू कंप्यूट मेजर स्टॉक मार्केट इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस, द प्राइस अर्निंग रेशो। पी रेशो कैसे निकलता है जी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को ईपीएस से डिवाइड करते हैं। ट्रेंड इन ईपीएस, अब सुनिएगा सर, ट्रेंड इन ईपीएस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेंड इन पीएटी। ट्रेंड इन ईपीएस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेंड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो असल तो यार ईपीएस का ट्रेंड बताएगा ना, रादर देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ट्रेंड। क्यों सर? हो सकता है इस साल आपने बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू करके प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया हो। आपने बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू किए, बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू करने से लेट से आपने उसकी इन्वेस्टमेंट की, कोई रिटर्न आया, कुछ हुआ, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो। मेरे भैया अगर लास्ट ईयर से इंक्रीज कंपेयर करते हो आपका प्रॉफिट बढ़ा है, वो ट्रेंड अच्छा नहीं है देखना। असल तो ईपीएस का कंपैरिजन है, क्योंकि जब ईपीएस निकालोगे तो उसमें तो आप ये चीज़ भी कंसीडर करेंगे इस साल जो हमने शेयर्स इशू किए। देखें वो क्या कह रहे हैं, ऑल दो ईपीएस इज बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट on ordinary activities after taxation, the trend in EPS is maybe more accurate performance indicator rather than trend in profit. EPS measure the performance from the perspective of investor and potential investor. Investors कौन है? shareholders, and shows the amount of earnings available to each ordinary shareholder, so that it indicates the potential return on individual investment. सर एक potential return है on your individual investment, क्योंकि आप profit after tax माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस एनसीआई को डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। ये एक वो मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने निकाल के रख देता है कि यार पोटेंशियली आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। ट्रेंड इन ईपीएस, द स्टॉक मार्केट प्लेसेस अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन पी रेशो, नो डाउट अबाउट इट, देयरफॉर अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईपीएस इज रिक्वायर्ड। वेयर एन एंटिटी हैज increase its profit after issuing a large number of new ordinary shares. Comparing the reported profits from year to year would not give a true picture. यही मैं कह रहा था. However, a more accurate indication of profitability would be obtained by examining the trend in EPS for each accounting period. Sir, EPS का trend actually बताएगा business कितना profitable है, rather than PAT का trend बताएगा. लेकिन ये भी याद रखिएगा बेटा, ईपीएस में कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ईपीएस यूज प्राइमरी एज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सो एन इंक्रीज इन अच्छा जी, ईपीएस इज यूज एज अ प्राइमरी. अच्छा जी, लिमिटेशंस में इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस ईपीएस विल इंक्रीज एज प्रॉफिट इंक्रीजेस. सुनिएगा, प्राइसेस बढ़ रही है, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाते रहें तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा. अब सर वो तो प्राइसेस बढ़ रही थी ना, कुड बी एनी रीजन, कुड बी इन्फ्लेशन, कंपटीशन का रिलैक्स होना. Thus an improvement in EPS should be viewed in the context of effect of price level changes on the company's profit, as apparent growth in earnings may not be real. जैसे आजकल की बात करें पाकिस्तान की, आप देखिए ऑटोमोबाइल में रोजाना प्राइसेस बढ़ रही हैं. कभी गाड़ियों की प्राइस 1 लाख बढ़ा देते. सुजुकी ने अभी रिसेंटली जो उनकी विटारा है, सुजुकी विटारा, उस पर 1 मिलियन से प्राइस बढ़ाई है. 1 मिलियन पीकेआर से प्राइस बढ़ी है. हर ऑटोमोबाइल वाला गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ा रहा है. अभी अभी होंडाई ने जो टक्सन लॉन्च की है, 2 घंटे के अंदर उन्होंने 2 लाख प्राइस बढ़ा दी. और मेरे भाई अब ये सब हो रहा है, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से ईपीएस बढ़ रहा है. लेकिन यार ये तो एक अलग ही, वो जो ईपीएस में आपको ग्रोथ नजर आ रही है वो रीजन क्या है? प्राइस का इंक्रीज. सर कल को हो सकता है कुछ नई कंपनीज पाकिस्तान में आ जाएं, ऑटोमोबाइल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन आ जाए और प्राइसेस गिरने लग जाए. इसीलिए वो कह रहे हैं यार कि एज अपेरेंट ग्रोथ इन अर्निंग मे नॉट बी रियल.
where there is a new issue for cash say halfway through the year, the new shares, अब देखिए सुनिएगा, अगर आपने मिड ऑफ द ईयर शेयर्स इशू किए, उससे पैसा आया, उस पैसे को आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। बेटा नॉर्मली जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिटर्न फॉरन नहीं मिलते, रिटर्न टेक टाइम। उल्टा पता है क्या होगा, इस साल मैंने शेयर्स इशू करके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न फॉरन थोड़ी आएंगे, उसमें टाइम लगेगा। उल्टा पता है क्या होगा, रिटर्न तो आया नहीं, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन शेयर्स इशू होने की वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में राइज आया, जिसकी वजह से ईपीएस कम हो गया। आपको लगेगा परफॉर्मेंस खराब है, हालांकि परफॉर्मेंस खराब नहीं है, वो यही कह रहा है। वे देयर इज अ न्यू इशू ऑफ फॉर कैश halfway through the year, the new shares are included for half of the year on the grounds that the earnings will also increase for the half of the year. However, in practice, a new project funded by that cash does not begin generating normal return immediately. So the new share is often initially computed by a decrease in EPS. So normally जब आप नए shares issue करते हैं तो EPS कम हो रहा होता है। EPS is dependent on an earnings figure which is subject to many areas of judgment. Some elements that earning figures such as movement on provisions are particularly sensitive to different judgments. क्या कहना चाह रहा है बताता हूँ। वेरी सून जी हम IAS 37 पढ़ेंगे प्रोविजंस का इंशाल्लाह। सर हो सकता है लास्ट ईयर आपका जो प्रोविजन था बहुत ज़्यादा था, इस साल आपने प्रोविजन को रिवर्स किया है, डिक्रीज किया है। जब प्रोविजन बढ़ता है तो P&L डेबिट होता है, एसोसिएट डेबिट होता है, प्रोविजन क्रेडिट होता है। जब प्रोविजन कम होता है तो प्रोविजन डेबिट करते हैं, एसोसिएट क्रेडिट करते हैं। सर हो सकता है इस साल आपने प्रोविजन को डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और ईपीएस बढ़ा। सर लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो रही है यार। एन अर्निंग फिगर शुड नेवर बी यूज एज अ सिंगल की परफॉर्मेंस मेजर। दिस इज टू टेक फार टू सिंपलिस्टिक अप्रोच ऑफ द परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ किसी एक चीज को बेस बना के हम क्या नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते। सर सिर्फ प्रॉफिट को देख के आप बोलेंगे यार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये तो गलत है। हमें नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स देखने होते हैं एंड देन वी डिसाइड कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है। फिर एक और चीज, सर ईपीएस कैन नॉट बी यूज एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज। उसकी रीजन है, सर हो सकता है एक कंपनी के नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 1 मिलियन है, सर दूसरी के नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 5 मिलियन है, तो लॉजिकली इनका ईपीएस तो कंपैरेबल ही नहीं है यार। क्योंकि खुद सोचें, अगर उनके नंबर ऑफ शेयर्स अलग हैं, उनका अगर प्रॉफिट सेम है, उनकी अर्निंग सेम है, उसके बावजूद ईपीएस सेम नहीं होगा। And entities' earnings are affected by the choice of accounting policy. Therefore, it may not always be appropriate to compare EPS of the different. So, different companies के EPS comparable नहीं होते क्योंकि accounting policy के change होने की वजह से भी effect पड़ता है। किस तरह accounting policy के change होने से कैसे effect, बिल्कुल effect पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे या आगे चल के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल अप्लाई करती है और कॉम्पिटिटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करती है। फेयर वैल्यू मॉडल में जो भी फेयर वैल्यू का चेंज होता है वो डायरेक्टली P&L में आता है। अब फेयर वैल्यू का चेंज P&L की में आने की वजह से हो सकता है कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो लॉजिकली आप दोनों के EPS कंपेरेबल नहीं होंगे। EPS is an historical figure based on historical account, therefore it does not necessarily have a predictive value। से तो हिस्टोरिकल वैल्यू है ना, P&L पास में बन चुका है, शेयर्स पास में इशू हो चुके हैं, तो इसकी बेसिस पे मतलब हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डायल्यूटेड EPS is only an additional measure of past performance despite looking at the future potential। से डायल्यूटेड EPS में इवन तो हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को तो कंसीडर करते हैं, लेकिन यार है ये भी क्या, पास्ट परफॉर्मेंस है। क्योंकि यार वो एग्जिस्टिंग P&L तो हम वही ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही ले रहे हैं, सिर्फ हम एक छोटा सा उसमें चेंज इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड आज ही कन्वर्ट हो जाए तो जो हमारा इंटरेस्ट सेव होगा उसका क्या इम्पैक्ट EPS में आएगा। सब बाकी तो सब पुराने ही डेटा है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायल्यूटेड EPS,
Diluted EPS is important for the following reason. It shows that the current year's EPS would be if all dilutive potential ordinary shares in issue had been converted. सही है, तो सिंपली ये बता रहे हैं यार, अगर सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आज ही ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए तो आपका ईपीएस क्या होगा. इट कैन बी यूज्ड टू असेस ट्रेंड इन द पास्ट परफॉर्मेंस. इन थ्योरी इट सर्व एज अ वार्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट में फॉल इन फ्यूचर. सर ये आखिरी वाला पॉइंट तो ये बता रहा है. रिकॉल करें, हमने कहा था डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम बिजनेस की डार्क साइड बताते हैं. तो बेसिकली डायलूटेड ईपीएस एक किस्म की इन्वेस्टर्स को वार्निंग देता है कि देखो फ्यूचर में आपकी अर्निंग्स इतनी कम हो सकती है. डायलूटेड ईपीएस एज एन एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर. डायलूटेड ईपीएस एज करंटली रिक्वायर्ड बाय IAS 33 इज नॉट intended to be forward looking but is an additional past performance measure. For example, when calculating diluted EPS where there are warrants or options, fair value is based on average price of an ordinary share over the reporting period rather than market price at the end of the period. Therefore, diluted EPS is only of limited use as prediction of future EPS. ये क्या कहना चाह रहा है बता दो. अगर आप रिकॉल करें, शेयर ऑप्शंस की बात करें या वॉरेंट्स की बात करें, एक्चुअली हम शेयर ऑप्शंस में या वॉरेंट्स में व्हाट डू वी डू, हम कैलकुलेट करते हैं शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड फॉर nil consideration. इसका तरीका क्या होता है, प्लीज अच्छे से सुनिएगा. शेयर्स लेंगे, उसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज मार्केट प्राइस से. एवरेज मार्केट प्राइस माइनस कर दें एक्सरसाइज प्राइस, डिवाइड करेंगे एवरेज मार्केट प्राइस से. खुदा के लिए आपको एवरेज मार्केट प्राइस गिवन होती है. अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर लिखा था. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर जरूर लिखा है, लेकिन मेरे भाई जो फेयर वैल्यू है वो एवरेज फेयर वैल्यू है. जो मार्केट प्राइस है वो एवरेज मार्केट प्राइस है. अब जो एवरेज का मतलब तो ये कि ना जो थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट करे. आप साल के आखिरी दिन की, ईयर एंड की फेयर वैल्यू नहीं ले रहे, आप एवरेज मार्केट प्राइस ले रहे हैं. खुदा के लिए जहन में एक चीज रखिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ बेसिकली शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड फॉर निल कंसीडरेशन में हम एवरेज मार्केट प्राइस पे काम करते हैं. आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ. कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एग्जामिनर आपको कहे कि यार शेयर ऑप्शंस जो हैं वो 10,000 है, एक्सरसाइज प्राइस $10 है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 15 है, और एग्जामिनर कहे जी एवरेज फेयर वैल्यू, एवरेज फेयर वैल्यू इस $12. अब देखिए, हमने जो भी मल्टीपल चॉइस देखे उसमें कभी भी हमने इतना डेटा देखा ही नहीं. हमें तो सिर्फ एक एवरेज फेयर वैल्यू बता देता है डायरेक्टली. लेकिन अब बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. एक्सरसाइज प्राइस $10 है, फेयर वैल्यू शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज $15, एवरेज फेयर वैल्यू है 12. यहां देखें, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर निल कंसीडरेशन कैलकुलेट करके दें, तो आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं. शेयर्स लिए, प्लीज इस पे काम नहीं करेंगे, एवरेज वैल्यू पे काम करेंगे विच इज 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 12. यू विल गेट योर आंसर. ये वो शेयर्स होंगे जो निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट आप इशू कर रहे हैं. 1667. तो प्लीज अच्छे से सुनिएगा भाई. हमने इससे पहले जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए उसमें चेक कर लीजिएगा. हमें हमारे एग्जामिनर ने
ये दोनों प्राइसेस दी नहीं, वो हमें हमेशा क्या करता था, एवरेज मार्केट प्राइस दे देता था, तो हम डायरेक्टली काम कर लेते थे भाई। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, आपका जो हैंड आउट है आई थिंक पेज 12, सर क्वेश्चन नंबर 15 में उसने एवरेज मार्केट प्राइस दी थी $75 की, हमने 75 पे काम किया था जी, क्योंकि एवरेज प्राइस उसने 75 दी थी हमें। अच्छा जी एक और अगर आपको ताकि आइडिया हो सुकून मिले आपको थोड़ा सा, जस्ट मिनट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें जो हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसने एवरेज फेयर वैल्यू का वर्ड यूज किया, एवरेज फेयर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 विच वी हैव डन, उसमें भी चेक कर लें उसने एवरेज फेयर वैल्यू का वर्ड यूज किया। तो मैं प्लीज क्लैरिफाई कर रहा हूं ये वाला पॉइंट। फॉर्मूले में जब हम शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर निल कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एवरेज मार्केट प्राइस ली जाती है। पहले मैंने शायद फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लिख दिया था, वो एक्चुअली मैंने फेयर वैल्यू जरूर लिखा था, वो एवरेज फेयर वैल्यू थी। आप चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हुए मैंने एवरेज फेयर वैल्यू पे काम किया है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हुए मैंने एवरेज मार्केट प्राइस पे काम किया है। और इस अपनी ही एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर मेरे पास फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन हो और एवरेज वैल्यू भी गिवन हो, एवरेज फेयर प्राइस भी गिवन हो, तो एवरेज फेयर वैल्यू को लेके काम किया जाएगा। इफ आई हैव बीन गिवन बोथ, तो मैं किस पे काम करूंगा, एवरेज पे। सही, यही उसकी एक लिमिटेशंस में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है जी, बहुत अच्छे से। सर यहाँ पे आके मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके हमने IAS 33 हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है जी। F7 का जो अपना लेवल है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उससे काफ़ी आगे की बातें करूँ। और आपको मैंने 3 होमवर्क दिए हैं जी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप उन तीनों होमवर्क को प्लीज़ कंप्लीट करें। जिस होमवर्क में जहाँ मसला है प्लीज़ वहीं पे पूछें, इंतज़ार ना करें। अगला जो हमारा IAS होगा इंशाल्लाह प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होगा, IAS 16, और फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स चलेंगे इंशाल्लाह आगे। और बस प्लीज़ एक अच्छा सा रजिस्टर ज़रूर बनाइएगा और जहाँ जो प्रॉब्लम हो वहीं पे क्लियर कीजिएगा जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, EPS के अंदर जो थ्योरेटिकल बातें थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस की हैं, किट के सवाल किए हैं, किट के हर्ट्स के भी सवाल किए और आपको होमवर्क भी दिया। अगर आप लोग बेटा जो मैं करा रहा हूँ आपने सिर्फ उसी पे ग्रिप लाएंगे और जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करेंगे, इंशाल्लाह इसके अलावा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो वेरी सुन इंशाल्लाह IAS 16 और बाकी IAS से जल्द अपलोड होंगे इंशाल्लाह, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। तो आई वुड बस एक चीज़ देख लें, इस IAS को करने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए, हम कॉन्सेप्चुअली, न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिस वाइज हर लिहाज से IAS को कवर कर रहे हैं। ना थ्योरी को वीक छोड़ रहे हैं, ना कॉन्सेप्ट्स को वीक छोड़ रहे हैं, ना प्रैक्टिस को वीक छोड़ रहे हैं, ना एग्जामिनेशन लेवल को छोड़ रहे हैं। मतलब हर तरह का फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। और होमवर्क से क्या होगा, आपका क्वेश्चन बैंक बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो होमवर्क भी आपने करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।